नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। एक लंबे गैप के बाद आज मैं प्रत्यक्ष आपके समक्ष उपस्थित रहकर एक गंभीर विषय के बारे में अपने विचार व चर्चा करना चाहूँगा। विषय राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से संबंधित है। एनआईए के केस क्रमांक RC/1/2021 के केस में उन्होंने पूर्ण इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और उस केस का स्पेशल केस नंबर है 1090/2021। आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पर उस केस का एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा। यह केस बहुचर्चित 2021 का एक बहुचर्चित केस मुंबई के कार्माइकल रोड पर स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के सामने दिनांक 25 फरवरी 2021 को एक अबेंडन गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पर रखी पाई जाती है, जिसकी खबर पुलिस को दी जाती है। तत्काल पुलिस की एक टीम सचिन वाजे की लीडरशिप के तहत वहाँ एक टीम भेजी जाती है और जांच में पता चलता है कि गाड़ी के अंदर स्फोटक पदार्थ जिलेटिन की 20 छड़ें हैं तथा एक धमकी भरा पत्र भी उस गाड़ी में पाया जाता है। अब यह प्रश्न भारत के श्रेष्ठ उद्योगपति मुकेश अंबानी जी से संबंधित होने की वजह से प्रकरण मुंबई पुलिस ने अपितु एटीएस मुंबई और आगे एनआईए द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा भी इसके बारे में जांच और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें मुंबई पुलिस ने उस समय मुंबई पुलिस के कमिश्नर श्री परमवीर सिंह जी थे। परमवीर सिंह जी की इस केस को लेकर भूमिका काफ़ी ही सस्पिशियस रही, परंतु जब इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए तक, एटीएस से एनआईए तक गया, दरमियान वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो पता चला कि थाना के एक व्यवसायिक हैं मनसुख हिरेन, उनकी गाड़ी है जिसकी चोरी की रिपोर्ट उन्होंने कुछ दिन पहले ही पुलिस स्टेशन पर लिखाई थी। जांच आगे बढ़ती है और 5 मार्च 2021 को खबर मिलती है कि मनसुख हिरेन की डेड बॉडी थाना क्रीक पर पड़ी हुई मिलती है खाड़ी पे। प्रकरण और गंभीर हो जाता है। फिर भी एनआईए पूरी तत्परता से और मेहनत लेकर पूरे केस को सॉल्व करती है। इसमें तकरीबन 10 लोगों पर वो चार्जशीट तैयार करते हैं, उन लोगों को अरेस्ट करते हैं। उनमें के कुछ लोग आज भी जेल में हैं और कुछ लोग बेल पर हैं। इसमें बड़े बड़े धुरंधर अधिकारी या कहा जाए तो सातिर क्रिमिनल माइंडेड सचिन वाजे जैसा एक हमारा एक्स पुलिस ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जैसे अधिकारी को भी अरेस्ट किया गया और केस की चार्जशीट सबमिट की गई। अब हम आते हैं आज की नई हकीकत के बारे में कि भी इसमें नई प्रोग्रेस क्या हुई है। 25 अगस्त 2026 को इस केस की हियरिंग सेशन कोर्ट के कोर्ट नंबर 25 में होने वाली थी। कोर्ट पूरा भरा हुआ था, लोग सुबह से ही सब प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे सारे आरोपी जो मतलब जेल में थे या जो जामीन पे हैं, बेल पर हैं, वो सब वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनके साथ उनके हित संबंधी, शुभचिंतक और उनके वकील के साथ पूरी की पूरी फौज के साथ वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारियों की उस दिन दयनीय परिस्थिति देखते ही बन रही थी। पूरा कोर्ट शांत था कि अचानक शांतता को चीरते हुए एक व्यक्ति
पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर वहाँ कोर्ट में दाखिल होता है और माननीय हुजूर कोर्ट से विनती करता है कि वो इस केस में, स्पेशल केस क्रमांक 1090 में थर्ड पार्टी इंटरवेनर बनना चाहता है। आगे वो अपना ये परिचय भी देता है कि उसका नाम भीमराव रोहिदास घाड़गे है, जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पद से वह रिटायर हो चुके हैं। यहाँ पर एप्लीकेंट का कहना यह था कि जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है तो उसने केंद्र बिंदु एनआईए के चार्जशीट में उनके विटनेस क्रमांक 152 को बनाया है। अभी विटनेस क्रमांक 152 कौन है? तो विटनेस क्रमांक 152 और कोई नहीं, एक पुलिस को साइबर की ट्रेनिंग देने वाला या कहें साइबर हैकर है, जिसका नाम है ईशान देवेश सिन्हा। ईशान देवेश सिन्हा का इस केस से क्या संबंध है, इस बारे में उसने बताया कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को एनआईए ने इनको बुलाया था। बुलाने के बाद इसे ईमेल 9 मार्च 2021 को जयसुल हिंद के नाम से आए हुए सीपी मुंबई को दिया हुआ ईमेल दिखाया और पूछताछ की तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जो कि इनका स्टेटमेंट श्री जयंत नायर एनआईए के जो अधिकारी उन्होंने लिया है, उनके समक्ष रिकॉर्ड किया गया। ईशान सिन्हा का कहना है कि ये केस जब चालू था, मनसुख हिरेन 5 तारीख को मरने के बाद में 9 मार्च 2021 को परमवीर सिंह ने इनको बुलाया था, ईशान सिन्हा को, और बुलाकर उन्हें पूरी परिस्थिति से अवगत कराया और कहा कि इस विषय को लेकर दिल्ली स्पेशल पुलिस को रिपोर्ट भेजना है। तो लिहाजा केस का जो जवाबदारी है इस पूरे केस की, जिलेटिन रखने से लेकर मनसुख हिरेन को मारने तक की पूरी जवाबदारी जयसुल हिंद नामक आतंकवादी संगठन के नाम पर दिखाना है। आगे उन्होंने कहा कि जयसुल हिंद, ये जो टेलीग्राम साइट है मीडिया की, उसे जयसुल हिंद वाले तिहाड़ जेल से ऑपरेट करते हैं। तो उसी आधार पे आप उनके ईमेल से हैक करके या उस पर मैनिपुलेट करके आप एक मैसेज मुंबई सीपी को दीजिए, जिसमें कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यह पूरा कांड उन्होंने किया है। खैर, ईशान सिन्हा तुरंत अपने खुद के लैपटॉप पर उस तरह से उनके मेल में एंट्री करते हैं या क्या करते हैं करके एक जयसुल हिंद के नाम से ईमेल सीपी मुंबई के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भेज देते हैं और फिर परमवीर सिंह वो ईमेल एड्रेस फॉरवर्ड दिल्ली स्पेशल पुलिस को कर देते हैं। और ईशान सिन्हा के इस काम से खुश होकर परमवीर सिंह उन्हें 5 लाख रुपए कैश अपने पीए को देने के लिए बोलते हैं और उनका पीए इनको 5 लाख रुपए कैश इस काम के बदले देता है। वो पैसा लेकर ईशान सिन्हा वहाँ से चले आते हैं। यहाँ तक ही सिर्फ उनका स्टेटमेंट उस पर जो रिकॉर्डेड है, इंग्लिश में रिकॉर्डिंग किया, टाइप किया हो, कंप्यूटराइज किया हुआ स्टेटमेंट है। अब अगर जो उस केस के बारे में एप्लीकेंट का ये कहना था कि भाई ये जो स्टेटमेंट है, अगर जो स्टेटमेंट को ध्यान से देखा जाए तो यानी वो जो स्टेटमेंट देने वाला है ईशान सिन्हा, उसने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताया है कि ये बोगस या फॉर्ज मैनिपुलेटेड जो ईमेल है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदलने के लिए, तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों को गुमराह करने के लिए तैयार किया गया एक ईमेल है, जो कि परमवीर सिंह जी ने तैयार करवाया और उसके बदले में उन्होंने 5 लाख रुपए कैश भी दिए, यानी फंडिंग का भी बंदोबस्त परमवीर सिंह ने किया है।
परंतु पूरे केस में अगर आप ध्यान देंगे तो एनआईए ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहीं भी परमवीर सिंह को न तो आरोपी बनाया है, न उनको विटनेस बनाया है, न कुछ बनाया। उल्टा ईशान सिन्हा को उन्होंने ऑफिशियल विटनेस क्रमांक 152 डिक्लेयर किया, यानी ईशान सिन्हा के कहे हुए सारे कथनों को उन्होंने मान्य किया है। ऐसी परिस्थिति में कम से कम परमवीर का स्टेटमेंट लेना चाहिए था, बाकी जो कॉर्पोरेटिव जो एविडेंसेस है वो जमा करना चाहिए था। तो इस तरह से उन्होंने परमवीर सिंह को बचाने का क्यों प्रयत्न किया? वही वो बता रहे हैं कि इस केस में सचिन वाजे सूत्रधार हो सकते हैं। सचिन वाजे सूत्रधार कहां से होंगे? सचिन वाजे परमवीर के हाथ के नीचे अंडर काम कर रहे हैं। सचिन वाजे का पोस्ट एपीआई का है और जो परमवीर सिंह का पोस्ट है वो सीपी मुंबई है। इनके बीच में काफी बड़ा फर्क है। सचिन वाजे पूरी जिंदगी ड्यूटी करेंगे तो डीसीपी नहीं हो सकते, आईपीएस की तो बात छोड़ो होने की, और वो सीपी मुंबई। तो क्या परमवीर इन सब कामों के लिए सचिन वाजे से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे क्या? एनआईए ये कहना चाहता है, या एनआईए को हायरार्की नहीं मालूम है? और कहां से एनआईए बोल रहा है, जबकि विश्वस्त सूत्रों से भी मालूम पड़ा है कि 7 अप्रैल 2021 को एनआईए के अधिकारी अनिल शुक्ला ने परमवीर और सचिन वाजे दोनों को सामने बिठाकर इंट्रोगेशन किया है। उस इंट्रोगेशन का रिजल्ट कहां है? उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं? क्या उसके स्टेटमेंट हुए? कहीं उसका उल्लेख है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों है नहीं है? और एक सीपी क्या एपीआई के अंडर में काम कर रहा था? तो इस तरह से एनआईए क्यों बिहेव कर रही है? क्यों परमवीर को बचाना चाहती है? क्या परमवीर से डर रही है? क्योंकि अब चाहे सचिन वाजे ले लो या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को ले लो, दोनों ही इस केस के लीडर के बारे में बता नहीं रहे हैं, कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं या डर रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा केस है ये एक आदमी का नहीं है, इसमें कई पुलिस ऑफिसर्स हैं, कई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्लस प्रोफेशनल किलर लोग भी इसमें शामिल है, व्यापारी शामिल है। तो ये एक जन का काम नहीं है इतनी बड़ी टीम इकट्ठा करना, तो हैज टू बी इसका कोई टीम लीडर होगा। और जब परमवीर सिंह का नाम आता है तो ये तो कंफर्म है कि सचिन वाजे उनका टीम लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि परमवीर सचिन वाजे के अंडर काम कभी भी नहीं कर सकते और न करेंगे। तो कम से कम सचिन वाजे के और परमवीर के इस बारे में स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। और जिस हिसाब से सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा जैसा डेयरिंग ऑफिसर, जो कि सैकड़ों मतलब 2 फिगर या 3 फिगर में इनकाउंटर कर चुके हैं, वे इनका नाम लेने से डर रहे हैं, तो क्या एनआईए भी डर रही है या कोई और विशिष्ट हेतु है इसके पीछे होगा? क्यों नहीं कर रहे? वहीं अगर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखा जाए तो इस केस के दरमियान परमवीर सिंह वांटेड थे, उनका कोई पता नहीं मिल रहा था। तकरीबन कुछ 200 दिन के ऊपर की बात वांटेड थे। लेकिन जब वे उनको क्लियरेंस मतलब मिला है और जब वे आए हैं तो उसके बाद में उनका वो जो पीरियड, अच्छा वांटेड पीरियड में उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आगे चलकर उनका सस्पेंशन पीरियड वर्किंग पीरियड करके एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ने। अधिक जानकारी लेने पे उनका कहना है कि कैट से ऑर्डर है। अरे भाई, कैट से अगर ऑर्डर है तो कैट के सामने ये प्रसंग आपने रखा था क्या कि ये इस तरह के गंभीर केस में वांटेड था उस टाइम पे? यदि उसका ये पीरियड ड्यूटी पीरियड पकड़ा जाएगा तो दरमियान इन्वेस्टिगेशन वो वांटेड था या फरार था, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि वो टेक्निकली तो ऑन ड्यूटी है, तो आप कैसे बोल सकते हो फरार था? लेकिन इस बारे में महाराष्ट्र सरकार कुछ भी बोलने से कतराती है। क्यों डरते हैं इतना इसको लोग? वहीं
मुकेश अंबानी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज इतने बड़े उद्योगपति हैं, पूरे लॉयर की पूरे इसकी उनके पास टीम है, लीगल टीम है पूरी इनके पास, बड़े बड़े लीगल एडवाइज़र हैं। क्या उनको भी ये चीज़ ध्यान में नहीं आई, या वो भी परमवीर के बारे में चुप्पी रखना चाहते हैं? गॉड नोज। लेकिन ये सही है, सत्य है कि ये सब परमवीर के बारे में बोलने से डर रहे हैं। यहाँ क्लियर कट एविडेंस होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रही बात परमवीर सिंह की, अगर इनका कार्यकाल देखा जाए और विशेषकर यही केस को देखा जाए, अन्य भी कई केसेस उन पे दाखिल हुए, लेकिन इस केस को अगर जो ठीक से देखा जाए तो एक टीम बनाकर, मतलब संगठित गुनहगारों की टीम तैयार की इन्होंने, जिसमें कि पुलिस के ट्रेंड ऑफिसर, हाईली क्वालिफाइड और हाईली प्रोफेशनल किलर, इन सब की एक संगठित टीम बनाया उन्होंने, और संगठित गुनहगारों की टोली बनाकर संगठित स्वरूप से इन्होंने ये कांड को अंजाम दिया है। तो ऐसे संगठित आरोपी के बारे में क्या कहा जाए? परमवीर के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुंबई पुलिस के या महाराष्ट्र पुलिस के आज तक के इतिहास का सबसे बदनुमा काला धब्बा है कोई तो वो है परमवीर, जिसने संगठित गुनहगार टोली तैयार करके संगठित अपराध किए। कब होगा ऐसे संगठित अपराधियों का इनकाउंटर? या बस हर बार परमवीर सिंह, क्योंकि इतने उनके ऊपर ऑफेंसेस दाखिल हुए, किसी में भी वो आज दिन तक अरेस्ट नहीं है। बाकी जो उनके साथ में हैं वो लोग अरेस्ट हुए हैं या बेल पर हैं। अब आखिरी उम्मीद तो न्यायपालिका से ही है, न्याय व्यवस्था से उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा। लेकिन अगर जो फिर यही तपास एनआईए या मुंबई पुलिस को दिया जाएगा तो कहाँ तक इसमें हमें न्याय मिलेगा? इससे विनंती है कि कोर्ट के ही ऑब्जर्वेशन के अंदर एक टीम बनाई जाए और उसके द्वारा तपास या इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसका डे टू डे रिपोर्ट कोर्ट को दिया जाए। तब कहीं पॉसिबिलिटी है कि कुछ न कुछ कार्रवाई अवश्य होगी। मेरी न्याय व्यवस्था से यही विनंती है कि वे इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लें, लोगों को स्पष्ट न्याय मिल सके और जिससे कि लोग बेखौफ होकर महाराष्ट्र में रह सके, मुंबई में रह सके। यही मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।